प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10 का साइंस है और साइंस में चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर में आप दृष्टि दोष, नेत्र के सभी भाग, उसके बाद स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण, कलर बैंड, ये सब सारी घटनाओं को आप जान चुके हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है आकाश में इंद्रधनुष, रेनबो। रेनबो आकाश में बनता है और कब बनता है? वर्षा के समय। जब वर्षा हो जाती है और वर्षा के पश्चात यह घटना होती है और आकाश में होती है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है रेनबो का, आप देख रहे हैं आकाश में रेनबो दिख रहा है, वही लिखा हुआ है आकाश में इंद्रधनुष। और इसका एक डायग्राम, जो ये तो इंद्रधनुष है, इसका डायग्राम आपको मैं दिखाता हूं, जो आंसर में आपको पुट करना है। देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम है कैसे बनता है। प्रकाश की किरणें उधर से आती है, किस पर पड़ती है? वर्षा की बूंद पर पड़ती है। और देखिए यहाँ पे जो डायवर्शन हो रहा है, प्रकाश की किरण जो विचलित हो रही है, तो क्या हो रही है? फैलते जा रही है, अपने कलर में, अपने रंगों में विभक्त होती जा रही है। और इस जल के बूंद के अंदर ही अंदर इसका अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है, सारी घटनाएं होता है और निर्गत होती है जो किरणें, फिर हमें इंद्रधनुष के रूप में ये प्रतीत होता है। तो इसको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। ये फिगर को आप नोट कर लीजिए, फिगर को अपने नोटबुक में इसे आप ड्रॉ कर लेंगे, है इंद्रधनुष का बनना। देखिए नीचे लिखा हुआ है इंद्रधनुष का बनना, ये डायग्राम है। फिगर ये, इसका जरूरत नहीं है आपको, ये फिगर का जरूरत आपको नहीं है। आंसर में आपको ये फिगर डालना है, वो दिखाया है कि ऐसा होता है। अब हम लोग चलेंगे, इतना बात को भी आप जान लीजिए, क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे। ये वर्षा की बूंदे हैं, ये प्रकाश की किरण उधर से पड़ रही है, वर्षा की बूंदे पर, जल की बूंदे जो कहा आसमान में जो लटक जाती है वायुमंडल में, उस पर एक घटना होता है। अभी हम लोग लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपका ये बुक है, बुक से सारा एक दिखाई पड़ रहा है। आपकी बुक में जो प्रिंट है, कह रहा है इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये सब पॉइंट है आपको समझने के लिए। एक स्पेक्ट्रम के जैसा ये कार्य करता है, प्रिज्म के भांति कार्य करता है। कौन? जल की बूंदें। कहां? जो वायुमंडल में जो उपस्थित रहती है, ठीक है, या वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष है सूर्य के विपरीत दिशा में। ये पॉइंट को आपको जानना है। इंद्रधनुष हमेशा जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ेगी, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ेगी, तभी ना वर्ण विक्षेपण होगा। और वर्ण विक्षेपण होगा तो इंद्रधनुष का निर्माण होगा, जिसे हम देखते हैं। अगर सुबह का समय है तो पश्चिम की ओर आप देखेंगे, शाम का समय है तो पूरब की ओर आप इंद्रधनुष का बनता हुआ दृश्य, उसका आप अवलोकन करेंगे। अब आपको इसका आंसर, इंद्रधनुष, आपसे सवाल कुछ करेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है या इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष के बारे में लिखें। तब आपको लिखना है कि वर्षा के पश्चात जल की बूंदें वायुमंडल में जब लटक जाती है, वायुमंडल में उपस्थित रहती है, और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, कौन पड़ती है? सूर्य की किरणें, सूर्य की आपतित प्रकाश को ये बूंदें जो पड़ती है, ये बूंद कौन? जो वायुमंडल में लटकी हुई अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। पहले क्या करेगी? उसे अपवर्तित करेगी। जब वर्षा के पश्चात जो जल की बूंदें वायुमंडल में जो उपस्थित रहती है या लटकी हुई रहती है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है, तो पहले क्या होता है? वो पहले उसमें सबसे पहले अपवर्तित
वह किरणें अपवर्तित होती है किसके कारण? उस जल की बूंद के कारण, जल की बूंद में प्रवेश करने लगा और फिर विक्षेपित होती है, उसका विक्षेपन होता है। विक्षेपन मतलब टूटना। तब जैसे आंतरिक परावर्तित पहले वाली प्रवेश की, उसके बाद टूट गई, कर्म को ध्यान रखेंगे। विक्षेपन मतलब होता है टूटना। फिर क्या आंतरिक परावर्तित करती है, यानी जल के बूंद है ये, इधर से गई प्रवेश की, विक्षेपन हुआ, टकराई दूसरे सिरे से, और फिर आंतरिक परावर्तन, फिर वापस लौटी, परावर्तन हुआ, आंतरिक परावर्तन। और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित, फिर अपवर्तित हो रही है। 3 घटना है। और प्रकाश के परिक्षेपण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हमारे नेत्र तक पहुंचता है और हम उसको देख लेते हैं। 3 घटना है। क्या क्या हो रहा है? ये जल की बूंद है, सपोज करिए, प्रकाश की किरण इधर से प्रवेश की, तो सबसे पहले जो माध्यम में परिवर्तन होता है, आप पढ़े ना माध्यम में परिवर्तन, डेंस मीडियम एंड रेयर मीडियम, यानी सघन से विरल और विरल से सघन। अब आप सपोज करिए वायुमंडल है, वायु है, और यहाँ पे जल की बूंद है, दोनों में से सघन कौन माना जाएगा? निश्चित रूप से सघन है, तो जल की बूंदे माना जाएगा। और वायु है, सो विरल माना जाएगा। तो विरल से जब सघन की ओर प्रवेश करेगी तो विलंब की ओर झुकेगी, प्रकाश की किरणें जो विचलित होगी वह विलंब की ओर झुकेगी। तो वहां पे क्या हुआ? सबसे पहले अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन हुआ तो वहां पे अपवर्तन के पश्चात विक्षेपण होता है। विक्षेपण मतलब टूट जाना। आप प्रिज्म में पढ़े थे ना, प्रिज्म में आप देखे थे, प्रिज्म में क्या हो रहा था? प्रिज्म में विक्षेपण हो रहा था। जैसे ही प्रकाश की किरणें उसमें प्रवेश कर रही थी तो वर्णों का विक्षेपण हो जा रहा था, वर्ण है सो उसमें टूट जा रहे थे, और वर्ण जब टूट जा रहे थे तो कई रंगों में हमें दिखाई पड़ रहा था। पहले तो विक्षेपण हुआ, अब जल की बूंदे यहाँ विक्षेप अपवर्तित होने के बाद विक्षेपण हुआ, और जब उसके दूसरे सिरे, जल की बूंद की दूसरे सिरे जब टकराई तो फिर आंतरिक परावर्तन, यानी अंदर ही अंदर परावर्तन हो गया, वापस लौट गई, पास नहीं की, वापस लौट गई। और फिर जब इस छोर को प्रवेश करेगी और वायुमंडल में आएगी तो फिर अपवर्तन होगा। क्यों? अब सघन से विरल, यानी अभी जो जल की बूंदे में प्रकाश की किरणें जब चली गई और प्रकाश की किरणें जाकर के फिर परावर्तन हुआ, और फिर जब बाहर निकलेगी तो फिर क्या होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ जल की बूंदे में अभी प्रकाश की किरणें हैं, तो सघन माध्यम हो गया। फिर वायुमंडल में आएगी तो विरल माध्यम होगा। यानी 3 घटना हो रहा है, पहले विरल से सघन, फिर परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, फिर आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद अंत में फिर अपवर्तन, यानी सघन से विरल, या विलंब से दूर हटेगी तो क्या फैल जाएगी? प्रकाश की किरणें टूट करके फैल जाएगी, और वो फैलता हुआ नजर परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे नेत्र तक पहुंचती है, और अब इंद्रधनुष का अनुभव करती है। तो ये इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप समझ गए होंगे, इसे आप देख लीजिए, फिगर है। परिभाषा के अनुसार पहले क्या बोल रहा था? प्रकाश की किरणें आएगी हवा में, जल में आ गई। अब जल में आ गई तो क्या होगा? विलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि ये विरल है, ये सघन है, अब विलंब की ओर झुक गई। फिर यहाँ टकराई तो फिर इसका परावर्तन, पहले विक्षेपण हो रही है, धीरे धीरे टूट रही है, प्रकाश की किरणें टूट रही है, अलग हो रही है। फिर यहाँ आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर ये मुड़ गई, और फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगी जल की बूंद, फिर इसका अपवर्तन होगा, यानी विलंब से ये दूर हटेगी, और यहाँ पे हमारा जो वर्ण है सो फैल जाएगा, और वही फैला हुआ वर्ण हमें आकाश में दिखाई पड़ता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। समझ गए? बात समझ गए होंगे? क्लियर? तो पहला भी हम लोग इंद्रधनुष के बारे में समझ गए, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष क्या है। अब आपको जानना है तारे की आभासी, यानी तारे पर टिमटिमाना। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। तो एक लाइन में इसका आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति हमें दिखाई पड़ती है, जिसके कारण वे टिमटिमाते हैं। लेकिन इतना लिखने से हमारा तो काम नहीं चलेगा, तो कितना लिखना है वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर को देख लेना है। देखिए तारा यहाँ पे स्थित है, हम यहाँ पे स्थित हैं, तारे से निकलने वाले सूर्य जो किरणें आ रही है वो हमारे नेत्र में आ रही है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मुड़ जा रही है। मुड़ क्यों जा रही है? वायुमंडल की परत के कारण। वायुमंडल की परतों से जब ये गुजरती है तो निरंतर इसका अपवर्तन होता रहता है, निरंतर अपवर्तन होने के कारण ये अपनी वास्तविक स्थिति से हमें आभासी स्थिति में नजर आती है।
देखिए वास्तविक स्थिति है या आभासी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से आकर के ऐसे मुड़ गई, यहाँ पे जो अभी नेत्र पर पहुंच रही है वो सीधा ये प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण हमें आभासी स्थिति नजर आती है। तो चलिए आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। हाँ, तो क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना। अभी हम लोग जो देख लिए फिगर हम लोग देख चुके हैं, तारे की वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति के बारे में वो फिगर भी आपको दर्शाना है, उस फिगर को आंसर में दिखाना है आपको। तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं? कह रहे तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। आप समझ लीजिए तारे कहां पे स्थित है, हमसे तो काफी दूर स्थित है, बहुत दूर स्थित है, और वहां से उसकी जो किरण आ रही है तो वायुमंडल से गुजर करके हम तक पहुंच रही है। और वायुमंडल की परत क्या है? वायुमंडल की परत जो हमसे संपर्क में है, जो हमसे हमारे आसपास जो उसकी परत है वो सघन है, और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर वायुमंडल में जाते हैं उसका माध्यम से विरल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश से आने वाली तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें पहले उधर से ऊपर से आएगी, प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले जो ऊपर वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो उसका माध्यम विरल होगा, और जैसे जैसे वो नीचे उतरती जाएगी वो विरल से सघन, विरल से सघन, निरंतर विरल से सघन, निरंतर विरल से सघन की ओर प्रवेश करती चली जाएगी। और आप जानते हैं कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरणें जब जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी प्रकाश की किरणें यहाँ पे, तो क्या होगा? अपनी वास्तविक स्थिति से अपनी आभासी स्थिति में हमें नजर आएगी। लेकिन ये नजर जो आएगी वो हमेशा निरंतर बना हुआ नहीं रहेगा, वो कभी वास्तविक अपनी स्थिति आभासी स्थिति में नजर आएगी, कभी हट जाएगी, कभी नजर आएगी, कभी हट जाएगी। इस तरह से एक झिलमिलाहट पैदा होगा जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मुख्य आंसर तो यही है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आंसर तो इतना में फिनिश हो जा रहा है, लेकिन इतना बात को भी आपको सजा करके अच्छा तरीके से आंसर में इनपुट करना है, सजाना है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जब तारे की किरणें जो प्रवेश करती है तो विरल से सघन माध्यम की ओर निरंतर चली जाती है, और विरल से सघन की ओर जब प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जिसके कारण वे अपनी वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में हमें नजर आती है, लेकिन हमेशा वो अपनी आभासी स्थिति में हमें नजर नहीं आती, झिलमिलाहट उत्पन्न होती है वहां पे, जिसके कारण हमें आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और फिगर तो आप देख लिए हैं, इस फिगर को आपको दिखा देना है। ये फिगर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग दो बात हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले इंद्रधनुष का वर्णन, उसके बाद हम लोग देखे तारों का टिमटिमाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एक उठाता है, क्वेश्चन एक बनाता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अभी तो हम तारे के बारे में चर्चा कर रहे थे, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं हमें आकाश में, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इसका आंसर ये पूरा यहां से आप उठा सकते हैं, पूरा का पूरा आंसर उठा सकते हैं, इसमें कोई तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। तारे तो हमसे बहुत दूर हैं, और उसके अपेक्षा ग्रह तो पृथ्वी से काफी नजदीक है, और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है, एक बहुत बड़ा स्रोत। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, ग्रह को करें बिंदु साइज का, एकदम छोटा साइज का, अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह, छोटे छोटे बिंदु प्रकाश स्रोत का ये संग्रह है, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन, जो कुल उसका परिवर्तन होगा, ग्रह से जो प्रकाश की किरणें जो छोटे छोटे साइज के जो हमारे नेत्रों में पहुंचेगी, उसमें जो परिवर्तन होगा वायुमंडल में गुजरने के बाद का औसत मान शून्य होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे बिंदु साइज के रूप में हम लोग मान रहे हैं। तो जो चेंजिंग होगा जो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद,
उसका जो औसत वैल्यू होगा वो शून्य होगा, कुछ नहीं, ना के बराबर, कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तुम छोटा छोटा स्रोत मान लीजिए। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव, इसके चलते वो टिमटिमाते नजर हमें नहीं आते हैं। आंसर को समझ लिए? फिर से देख लीजिए। ग्रह तारों की अपेक्षा क्या है, पृथ्वी के बहुत नजदीक है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, कह रहा है यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के, छोटे छोटे साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से, जितने भी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत हम मान रहे हैं, उससे आने वाले जो प्रकाश की किरणें होगी, जो हमारे नेत्रों पर पड़ेगी, उसका कुल औसत मान है जो शून्य होगा। और जब कुल औसत मान शून्य होगा, कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं, तो हमें ग्रह है सो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय में क्या होगा, जो सूर्योदय हो रहा है वो पहले हमें दिखाई पड़ जाए, और विलंबित सूर्यास्त मतलब क्या होगा, सूर्यास्त हो चुका है लेकिन हमें आभास हो कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, थोड़ा देर तक। वो डिफरेंस कितना का होगा, 2-2 मिनट का होगा। यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को देख लेंगे हम लोग। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के क्षैतिज तल पर हम लोग रहते हैं। अब सूर्य उगने और डूबने की जो स्थिति है, ये क्षैतिज है, सूर्य मान के चलिए नीचे है, यहाँ पे सुबह का समय अगर है तो यहाँ पे सूर्य है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रतीत होता है। किसके कारण? देखिए यहाँ पे मेन आंसर दिया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अभी जितना भी सारा घटना आप देख रहे हैं, जो पढ़े, वो सारा में किसका रोल है? वायुमंडल का रोल है। और कौन सी घटना हो रही है मुख्य घटना? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। चाहे इंद्रधनुष का बनना हो, चाहे तारों का टिमटिमाना हो, चाहे ग्रहों का नहीं टिमटिमाना हो। तो ग्रह का नहीं टिमटिमाना में तो अपवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसका तो शून्य हो जा रहा है। लेकिन ये 3 घटना जो है, 3 घटना में मेन रोल है सो वायुमंडलीय अपवर्तन का है। वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है प्रकाश की किरणें का, इसके कारण इन घटनाओं का होना हम लोग समझते हैं। तो जो सूर्य यहाँ पे क्षैतिज तल से नीचे है और हमें यहाँ पे आभास होने लगता है, देखिए डॉट दिखाई पड़ रहा है, ये 2 मिनट का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और सूर्य जब डूब गया, डूबने के समय में यही कंडीशन है, डूब गया, यहाँ पे आ गया, क्षैतिज तल से नीचे हम जब एक रेखा का मिलान करेंगे जहां पे हम स्थित हैं और हमें यहां प्रतीत होता है। तो क्यों? तो जब इसकी किरण, प्रकाश की किरण, ये यहां से निकलने वाली किरण जो वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो इसका अपवर्तन होता है, वही विरल माध्यम और सघन माध्यम। और अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो अपने आप वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में हमें नजर आती है। उगने के समय यहाँ पे सूर्य यहाँ है, यहाँ पे सामने, और डूब भी गई तब भी यहाँ पे। अब कितना का अंतर होता है ये देखिए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, 2 मिनट पहले हमें दिखाई पड़ जा रही है। अग्रिम सूर्यास्त हो गया, अग्रिम सूर्योदय हो गया, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लिए, सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो विलंबित सूर्यास्त यानी विलंब हुआ। क्वेश्चन जो बनाया है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यहीं से बनाया है। इसके कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्षैतिज तल पर, जिस तल पर हम लोग स्थित होते हैं, उगने और डूबने के समय भी सूर्य क्षैतिज तल पर होती है और अपनी वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में नजर आती है। और इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इस तरह से 2 मिनट हमें फायदा हो रहा है। 2 मिनट दिन अधिक लंबाई, दिन की लंबाई बढ़ जा रही है 2 मिनट सूर्योदय के समय, और 2 मिनट बढ़ जा रही है सूर्यास्त के समय।